नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि जितने भी लेक्चर हमारे आएंगे या आज का जो लेक्चर है उससे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। जैसा कि आप जानते हो, लास्ट लेक्चर के मैंने डिस्कस किया था कि हम इंटरव्यू स्पेशल कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी जो स्टूडेंट हैं उनके इंटरव्यू इंडस्ट्री के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, तो काफ़ी हेल्प उन्हें इन लेक्चर से मिलने वाली है। तो आप लोग भी क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें और इन्हें तैयार कर लें, क्वेश्चन के आंसर भी लिख लें, और जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उन्हें भी इन लेक्चरों को आप क्या कर दें, शेयर जरूर कर दें, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। तो लास्ट के लेक्चर को देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस कर रखी है। तो प्लास्टिक के बारे में जब हम कल पढ़ रहे थे क्वेश्चन के कौन कौन से पुटअप किए जा सकते हैं, तो प्लास्टिक के बारे में जब हमने देखा तो प्लास्टिक दो तरह की हमने देखी थी। प्लास्टिक की डेफिनेशन हमने देखी थी, एक थर्मोप्लास्टिक थी, एक थर्मोसेट प्लास्टिक थी। थर्मोसेट प्लास्टिक के हमने 4 एग्जाम्पल देखे थे मटेरियल के, पीएफ था, एमएफ था, यूएफ था और इपोक्सी देखी थी। जब हमने थर्मोप्लास्टिक की बात की थी तो ये रिसाइकलिंग इसे कर सकते हैं, और जो थर्मोसेट थी उसे रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक थी, उसे फर्दर हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में। पहला था कमोडिटी प्लास्टिक, दूसरा था इंजीनियरिंग प्लास्टिक और तीसरा था स्पेशलिटी प्लास्टिक। जब हमने कमोडिटी की बात करी तो कमोडिटी जो प्लास्टिक था उसके कुछ एग्जाम्पल हमने 3-4 देखे थे, एचडीपी, एलडीपी, पीपी, एलएलडीपी और पीवीसी। ये कुछ एग्जाम्पल किसके थे, कमोडिटी प्लास्टिक थे। जब हमने इंजीनियरिंग की बात करी थी तो इंजीनियरिंग में हमने देखा था कि आप लोगों का पीसी है, एबीएस है, नायलॉन है, सैन है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए थे। तो अब और क्या क्या इससे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि पीसी का मोनोमर बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोटिस जरूर कर लें। तो पीसी का मोनोमर बताओ। जब आप पीसी का मोनोमर आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोगों से बताना है कि पीसी का जो मोनोमर होता है वो होता है बिस्फिनोल ए और फोस्जीन गैस। तो ये फोस्जीन गैस होती है, ये लैब में पाई नहीं जाती है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एडवांस बता दूं, ये फोस्जीन गैस है, ये जो है क्लोरोफॉर्म और ऑक्सीजन के रिएक्शन के द्वारा तैयार की जाती है किसी विशेष पर्पज़ के लिए। अगर इसकी ज़रूरत है तो इसे साथ के साथ बनाएंगे और बनाने के बाद में इसका यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये एक जहरीली गैस होती है और इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इंटरव्यू में इस चीज़ को कोट कर देंगे तो आप लोगों को एक अच्छी इमेज बनती है और आप एक अच्छी परफॉर्मेंस के हकदार बन जाते हैं। जो होता क्या था कि पहले क्या क्लोरोफॉर्म थी, CH3Cl3। तो इसमें क्या थी, जब क्लोरोफॉर्म थी तो क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में भी बेहोश करने के लिए भी यूज़ किया जाता था मेडिकल लाइन में। तो कुछ कुछ जगह देखा गया कि जो क्लोरोफॉर्म थी उससे जो लोग थे वो मरने लगे। लेकिन जब जांच की गई, पता किया, तो क्या पता लगा कि जो क्लोरोफॉर्म है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर एक जहरीली गैस बना देती है जिसका नाम होता है फोस्जीन। तो फोस्जीन जो गैस होती है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म का यूज़ अब बहुत कम कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें जो और आ गई हैं मेडिकल लाइन में, उनका यूज़ जो है अब किया जा रहा है। तो जो फोस्जीन गैस है जो पीसी को बनाने के लिए यूज़ की जाती है, वो क्लोरोफॉर्म से ही ऑक्सीजन की रिएक्शन के द्वारा बनाई जाती है। ये एक एडवांस नॉलेज आप लोगों के लिए है। इसके बाद में आप लोगों को क्या इसका मोनोमर पता लग गया, एबीएस है। एबीएस की जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों से ज़रूर पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। और एबीएस और आप लोगों का पीसी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों से पूछ ली जाती है कि अगर हम पीसी को यूज़ कर रहे हैं तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट 2 या 4 प्रॉपर्टी आप लोग बताएं। तो एफआर प्रॉपर्टी इसकी बहुत अच्छी होती है, ट्रांसपेरेंसी इसकी अच्छी होती है, इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टी इसकी अच्छी होती है, इंसुलेशन तो ये होता ही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आप लोग मटेरियल की ज़रूर याद कर लें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो पीपी है, पीपी है या फिर पीई है, ये जो है पानी में तैरते हैं मटेरियल, ठीक है। ये सिंक होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो पानी से कम होता है। कोई भी ऐसा पदार्थ या ऐसी चीज़ जिसका घनत्व पानी से कम होता है वो पानी में तैरने लगता है, और जिसका घनत्व पानी से ज़्यादा होता है वो पानी में डूब जाता है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। हम बात कर रहे थे प्रोसेसिंग की, कि प्रोसेसिंग में तुमने कौन सी मशीनें चलाई। जो भी प्रोसेसिंग में मशीनें रखी हुई हैं उनका आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं, अगर मैं किसी सीपैट की बात करता हूं तो वहां पर अगर कितने टन से, आप लोगों को ये नहीं बताना होता कि हमारी प्रोसेसिंग लैब में कितनी मशीनें हैं या कौन कौन सी मशीनें हैं। आप लोगों को एक बेसिक स्टेटमेंट देना होता है कि हमारे यहाँ पर 80 टन से लेकर 350 टन तक की मशीनें उपलब्ध हैं, ठीक है। ये एक जर्नल स्टेटमेंट आप लोगों को देना होता है। इसके बाद में हमारे पास क्या है, 2 फिल्म प्लांट भी हैं, 2-3 कंप्रेशन मोल्डिंग भी है, 3 हमारे पास ब्लो मोल्डिंग भी है, एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग है, 2 स्टेज मोल्डिंग है, 1 पाइप प्लांट, 2 पाइप प्लांट हमारे पास रखे हुए हैं। जो भी चीज़ें हैं, एक रोटेशनल मोल्डिंग हमारे पास रखी हुई है, एक आप लोगों की जो कंप्रेशन हो गई, ट्रांसफ़र हमारे यहाँ रखी हुई है, कैलेंडरिंग रखी हुई है, थर्मोफॉर्मिंग रखी हुई है।
तो ये भी आप लोग बता सकते हो कि हमारे जो प्लांट है उसका लेआउट ये है और हमारे यहाँ पर इतनी मशीनें यहाँ पर रखी हुई हैं या ये चलती हैं। जो भी चीज़ें आप लोगों की करंट सिचुएशन होगी वो आप लोगों को वहाँ पर मेंशन करनी है। आप बता सकते हो कि हमने फिल्म प्लांट है, उससे हम फिल्म बना रहे हैं, कौन सा मटेरियल चला रहे हैं, हम ये चला रहे हैं, तो ये आप बता सकते हो। लेकिन हम बात कर रहे थे वो इंटरव्यू ओरिएंटेशन पे। तो इंटरव्यू में आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, कितने टन तक की मशीन आप लोगों के यहाँ है, ये उनका क्वेश्चन होगा। आप लोग बताओगे कि हमारे यहाँ से इतने टन तक से लेकर इतने टन तक की जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हम लोगों के पास है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछ सकता है कि आपने कितने टन की मशीन चलाई है। आप बोल सकते हो कि ठीक है जी, हमने 350 टन तक की मशीन चलाई है, 350 की मशीन चलाई है। जो 350 की मशीन है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 350 टन की जो मशीन है आप वो टॉगल टाइप है या फिर रेम टाइप है। तो आप लोगों को अगर पता होगा तो आप उसके क्वेश्चनों में नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया है पढ़ाई पे तो आपको वो फंसा लेगा। तो आप लोग बोलोगे कि ठीक नहीं नहीं जी, ये जो है टॉगल टाइप क्लैंपिंग मशीन है, टॉगल टाइप है, ठीक है, आप लोगों ने बता दिया। फिर आपसे पूछेगा कि इसमें क्या बनता था, तो आप लोग बताओगे कि ठीक है इसमें वाइजर बनते थे। फिर पूछेगा कि वाइजर कौन से मटेरियल के बनते थे। वाइजर जो बनते थे वो हमारे पीसी के बनते थे। आप लोगों को अगर क्वेश्चन का आइडिया होगा तो पीसी के बनते थे। फिर पूछ लेगा कि पीसी का ग्रेड कौन सा था। आप ग्रेड बता सकते हो कि पीसी का ग्रेड। जो मैं आप लोगों को आंसर बताता जा रहा हूँ वो आप लोगों को नोटिस कर लेने हैं और गूगल सर्च करके ग्रेड भी लिखते रहना है या अपने प्लांट में जाकर आप लोग ये लिखते रहना है। ये पूछ लेगा। फिर पूछेगा अच्छा पीसी चल रहा था, तो पीसी जो चल रहा था उसे प्री ड्राइंग करने की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। तो आप लोग इसे कैसे प्री ड्राइंग करते थे। आप लोग बताओगे कि हमारे यहाँ पर होपर ड्रायर है और होपर ड्रायर में हम मटेरियल की नमी को दूर करते हैं या इसे प्री ड्राई करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीसी को आप कितने डिग्री टेम्परेचर पे प्री ड्राइंग कर रहे हो। तो आप लोग बताओगे इसका एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 120। ये आप लोगों को याद रखना है। और आज कल ही जाकर आप लोगों को क्या करना है या आज ही जाकर आप लोगों को क्या करना है, होपर ड्रायर पे एक लगी हुई है प्लेट, उस पर एबीएस, पीए और नायलॉन है और डेलरीन है, इन सब के जो प्री ड्राइंग टेम्परेचर है वो लिखे हुए हैं, वो आप लोगों को नोट कर लेने हैं। तो आपने बता दिया। फिर आपसे पूछ सकता है कि पीसी को आप कितने घंटे के लिए आप प्री ड्राइंग करते हो। तो आप 3 से 4 घंटे वहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे प्री ड्राइंग कर देंगे। यहाँ तक हो गया। फिर उसका अगला क्वेश्चन आएगा कि अगर हम प्लास्टिक मटेरियल को प्री ड्राइंग ना करें तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी। तो आप बता सकते हो कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, अगर आप उसमें मटेरियल को चलाते हो और प्री ड्राइंग नहीं करते हो, उसमें मॉइस्चर होती है, तो एक कॉमन डिफेक्ट आता है जिसका नाम होता है सिल्वर, ठीक है, और बबल की प्रॉब्लम भी आ जाती है। लेकिन आप लोगों को मेंशन करना है सिल्वर मार्क आता है, ठीक है। तो ये मॉइस्चर की वजह से आता है। यहाँ तक आप लोगों का हो गया। यहाँ तक इससे आगे होगा तो वो आपसे पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। अगर उसे उस सर्टिफिकेशन आप लोगों से मिल जाएगा। अब अगर आगे पूछता है तो मैं आपसे क्या पूछता हूँ, तो डिफेक्ट के बारे में पूछ लिया। आप लोगों के जो आप पीसी का मटेरियल चला रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे, उसमें कौन कौन से डिफेक्ट आते थे। तो आप लोग बता सकते हो जी उसमें क्या फ्लैश भी आ सकता है। तो पूछेगा कि फ्लैश क्या होता है। तो फ्लैश क्या होता है कि फ्लैश जो मोल्ड के अंदर या पार्ट के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है उसे हम फ्लैश बोलते हैं। फिर पूछ सकते हैं कि शॉर्ट क्या होता है। अगर मटेरियल जो है कम मटेरियल मोल्ड के अंदर गया है तो अब जो पीस है वो अधूरा बना है, पूरा नहीं बनाया, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट शॉर्ट बोल रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसका पूछ सकते हो और बताओ कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। तो आप मेंशन कर सकते हो बर्न मार्क आता है। बर्न मार्क मतलब जले हुए का निशान आता है। सिंकेज आती है, पार्ट का सिकुड़ जाना। सिंक मार्क आता है, पार्ट में गड्ढे गड्ढे से आ जाना। वारपेज आ जाती है, पार्ट का एक तरीके से मुड़ जाना। एन जो उसकी शेप हो जाती है, ये बोल सकते हो आप। इसके बाद में ब्लैक स्पॉट आते हैं। ब्लैक स्पॉट जो होते हैं, काले धब्बे होते हैं, वो डस्ट की वजह से आ सकते हैं, मटेरियल के जलने की वजह से आ सकते हैं। प्लांट में अगर डस्ट की प्रॉब्लम आप लोगों के ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आप लोगों से क्या पूछ सकता है कि साइकिल टाइम के बारे में आइडिया है आपको। तो आप लोग बताओगे बिल्कुल हमें साइकिल टाइम के बारे में आइडिया है। बताओ फिर साइकिल टाइम क्या होता है। तो आप क्या बताओगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन द्वारा एक शॉट को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है वो उसे क्या बोलते हैं, हम साइकिल टाइम बोलते हैं। उसने कहा वेरी गुड, साइकिल टाइम है। लेकिन साइकिल टाइम के अंदर कौन कौन से फंक्शन मशीन करती है, तो यहाँ पर आप लोगों को नहीं पता होगा तो वो आप लोगों को फंसा देगा। लेकिन आप लोग समझदार हो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आप लोग फंसोगे नहीं। तो आप लोग बोलोगे कि साइकिल टाइम के अंदर सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है, मोल्ड क्लोजिंग का होता है। सबसे पहले आप मोल्ड क्लोज करोगे। जैसे ही मोल्ड क्लोज होगा और क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई होगा, तुरंत क्या हो जाएगा, इंजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहीं से समझ लो, ये आप लोगों का क्या है, मोल्ड है।
ये आप लोगों का मोल्ड है। तो जैसे ही मोल्ड क्लोज होगा तो इधर से स्क्रू क्या कर देगा, ये इंजेक्शन कर देगा। दूसरा काम इंजेक्शन का होगा। तीसरा काम होल्डिंग का होगा। स्क्रू जो है मटेरियल पर कुछ देर के लिए दबाव बना के रखेगा, कुछ सेकंड के लिए जो आप उसमें सेट करोगे उतनी सेकंड के लिए दबाव बना के रखेगा, ताकि जो आप लोगों का जो पार्ट है वो आप लोगों का अच्छा बन सके और उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ सके। ये हो गया। तीसरा काम आप लोगों का कूलिंग का होगा। कूलिंग यानी कि पार्ट का आप लोगों का क्या होगा, ठंडा होगा। और जैसे ही कूलिंग स्टार्ट होगी आप लोगों की इधर से रिफिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। दोनों काम एक साथ होते हैं। कूलिंग टाइम को हम साइकिल टाइम में जोड़ते हैं, लेकिन रिफिलिंग टाइम को साइकिल टाइम में नहीं जोड़ते, क्योंकि वो उसी के साथ हो जाता है। जैसे ही आप लोगों की कूलिंग खत्म हुई, मोल्ड को ओपन करेंगे, मोल्ड को खोल लेंगे। खोलने के बाद में नेक्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेप जो होता है वो इंजेक्शन का होता है। इंजेक्शन में समय लगता है। ये जो 6 के 6 पार्ट थे ये एक साइकिल टाइम के ही पार्ट थे। तो ये अगर आप लोगों को पता होगा तो आप बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से और क्या पूछा जा सकता है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में कुछ बताओ, कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या होती है। तो आप लोग 2 स्टेटमेंट दोगे। पहला स्टेटमेंट है यह एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। साइक्लिक कैसे प्रोसेस है, मोल्ड बंद हुआ और मोल्ड इजेक्शन तक, यानी कि जहाँ से हम चले थे घूम फिर के प्रोडक्ट बना के वहाँ पर ही आकर रुक गए, तो ये क्या हो गया, एक साइकिल होगी कंप्लीट। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें प्लास्टिक मेल्ट मटेरियल को उच्च दाब पर स्क्रू की सहायता से, उच्च दाब लगाकर स्क्रू की सहायता से मोल्ड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये जो वर्ड है ये आप लोगों को नहीं बोलना है, इंजेक्ट। इंजेक्ट क्यों कहा, क्योंकि इंजेक्ट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा रहा होगा। नोजल का जो डाया है, होल का डाया है, वो छोटा रहा होगा, और जितना डाया छोटा होगा उतना प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा। तो मोल्ड के अंदर जो मटेरियल है वो उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर भरा गया होगा, इसीलिए इसे बोलते हैं इंजेक्ट। कई बार बोला जाता है कि सर डाई और मोल्ड में क्या अंतर है। डाई से अगर मटेरियल को आप लोगों को रिलीज़ करना है तो हाई प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इंजेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है उसमें। लेकिन अगर मैं मोल्ड की बात करूँ तो मोल्ड में हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है इंजेक्ट करने के लिए। तो ये भी डिफरेंस होता है डाई और मोल्ड के अंदर, ये भी आप किसी भी इंटरव्यू में मेंशन कर सकते हो। ठीक है। अब बेसिक चीज़ ये तुमने आप लोगों ने देख ली। उसके बाद में पूछ सकता है कि इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में और कुछ बताओ। तो आप बोलोगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पार्ट होता है वो इंजेक्शन यूनिट होती है और दूसरा होता है क्लैंपिंग यूनिट, ठीक है। अब और कुछ अगर आपको बताना हो तो क्या बताओगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में इन दोनों यूनिट के द्वारा, किसके, एक तो इंजेक्शन यूनिट है, एक क्लैंपिंग यूनिट है, सिर्फ 2 ही काम होते हैं, तीसरा काम कुछ नहीं होता। आप कहोगे जी कैसे, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। इंजेक्शन यूनिट का काम होता है मोल्ड के अंदर मटेरियल को भरना, पहला काम समझना। दूसरा काम है क्लैंपिंग यूनिट। क्लैंपिंग यूनिट का काम होता है इंजेक्शन के दौरान मोल्ड पर एक फोर्स अप्लाई करके रखना ताकि मोल्ड खुल ना जाए। सिर्फ पूरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सिर्फ 2 ही काम करती है। अब आप बोलोगे कि नहीं सर ये तो आप गलत बता रहे हो, 2 काम नहीं, इसमें तो बहुत सारे काम होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे समझो, अगर आप लोगों का कोई बच्चा है या फिर आप लोगों का कोई ब्रदर है, सिस्टर है, जो कोचिंग करने के लिए मान लो कि मुखर्जी नगर गई है या किसी कोचिंग सेंटर में जाती है। तो जैसे ही वो कोचिंग सेंटर में जाती है, जाने के लिए मम्मी है उसे खाना बना के देती है, पापा है उसकी फ़ीस भरते हैं, भाई है उसे छोड़ के आता है, टीचर हैं उसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यानी कि उसकी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। जैसे ही सिलेक्शन होगा तो क्या उन सब लोगों का सिलेक्शन होगा या फिर उस अकेले बंदे का सिलेक्शन होगा। तो आप कहोगे कि सर अकेले बंदे का सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या वो अकेले ही काम कर रही थी, नहीं, बहुत सारे लोग उसके बैकग्राउंड में काम कर रहे थे। वैसे ही आप लोगों को समझो कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में भी सिर्फ 2 ही काम होते हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ बैकग्राउंड में उसकी हेल्प के लिए होती है। जब इंजेक्शन हुआ तो मोल्ड के अंदर मटेरियल गया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में काम किस किसने किया। अगर नोजल ना होता तो हाई प्रेशर ना क्रिएट होता, नोजल ने हेल्प करी। अगर एनआरवी नहीं होती तो मटेरियल आगे जाने की बजाय पीछे आ जाता, दूसरा काम, दूसरी हेल्प मिल गई हमें। अगर स्क्रू ही ना होता तो स्क्रू ने क्या किया, एक हाई प्रेशर क्रिएट किया पीछे से। स्क्रू ना होता तो ये भी ना होता, तो स्क्रू ने अपना रोल प्ले किया। स्क्रू पर प्रेशर किसने बनाया, हाइड्रोलिक सिलेंडर ने बनाया, तो हाइड्रोलिक सिलेंडर ने बैकग्राउंड में सपोर्ट दी। हाइड्रोलिक सिलेंडर किसकी वजह से चल रहा है, वो हाइड्रोलिक ऑयल की वजह से चल रहा है, तो हाइड्रोलिक ऑयल का भी बैकग्राउंड में सपोर्ट रहा। हाइड्रोलिक ऑयल को जो डायरेक्शन है वो कौन दे रही है, डायरेक्शन वाल्व दे रही है, तो डायरेक्शन वाल्व का जो सपोर्ट रहा बैकग्राउंड में। डायरेक्शन वाल्व में ऑयल कहाँ से आ रहा है, पंप से आ रहा है, तो पंप का सपोर्ट रहा बैकग्राउंड में। पंप में जो ऑयल है वो कहाँ से आ रहा है, वो टैंक से आ रहा है, तो ऑयल टैंक का सपोर्ट रहा।
जो पंप है वो घूम कैसे रहा है, हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा घूम रहा है, तो मोटर का सपोर्ट रहा। यानी कि काम सिर्फ क्या हुआ, मोल्ड के अंदर मटेरियल भरा गया, लेकिन इस बहुत सारे जो पार्ट लगे हुए हैं इन्होंने अपना रोल प्ले किया सिर्फ एक काम को करने के लिए। ठीक है, ये मैं बेसिक जानकारी आप लोगों को बहुत डीपली बता रहा हूँ, और बेसिक जानकारी है लेकिन बहुत डीपली है, अगर आपको एक्सप्लेन करना है किसी के भी सामने। हीटर है उनका अपना काम है, ठीक है, होपर है उसका अपना काम है, मटेरियल का अपना काम है, थर्मोकपल का अपना काम है, लेकिन ये सारे के सारे बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, और वो मोल्ड के अंदर मटेरियल को भरने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, क्लैंप इंजेक्शन यूनिट समझ में आ गई। क्लैंपिंग की बात करते हैं। अब क्लैंपिंग क्या कर रही है, मोल्ड को बंद रख रही है। कब, जब इंजेक्शन हो रहा है तो मोल्ड को बंद रख रही है, तो प्रेशर भी तो कोई लगा रहा होगा ना, तो या तो रेम लगा रही होगी या आप लोगों की टॉगल लगा रही होगी, हाइड्रोमैकेनिकल सिस्टम है तो वो लगा रहा होगा। ठीक है, तीनों चीज़ लगा रहे होंगे, लेकिन काम क्या है, सिर्फ उतना ही है। मोल्ड बंद करना है तो कौन है पीछे, भाई आप लोगों की मूविंग प्लेट है। मूविंग प्लेट सपोर्ट में काम कर रही है। मूविंग प्लेट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कौन लेके जा रहा है, टॉगल या रेम लेके जा रही है, हाइड्रोमैकेनिकल सिस्टम लगा हुआ है, इनमें से कोई काम कर रही है। टाई बार है, ये भी तो वही हेल्प कर रही है, क्योंकि इंजेक्शन क्लैंपिंग यूनिट है या फिर मूविंग प्लेट है, ये पूरी की पूरी इसके ऊपर ही तो मूव करती है, ये भी सपोर्ट में लगी हुई है। अगर हम और पीछे जाएं तो यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है जो ऑयल से चलता है, जिसका कनेक्शन किससे, डायरेक्शन वाल्व से है। डायरेक्शन वाल्व में पंप से ऑयल आ रहा है, टैंक से आ रहा है, फिर से वही सारा ताम झाम, लेकिन काम कितने हो रहे हैं, दो ही हो रहे हैं। ठीक है, मोल्ड के अंदर मटेरियल को भरना, उस समय पे मोल्ड को बंद रखना, क्लैम्प करके रखना, और जब मोल्ड खुलेगा तो खुलने के बाद में आप लोगों का पार्ट जो है वो कंप्लीट बन के आप लोगों के पास आ जाएगा। तो आप लोगों को इस बेसिक चीज़ को समझते हुए जो पार्ट सपोर्ट में काम कर रहे हैं उन सारे पार्टों को समझना है, क्योंकि उन सारे पार्टों का जो यूज है वो मटेरियल को मोल्ड के अंदर भर के पार्ट को बनाने में है। अब समझना, अगर 4 लोगों की सपोर्ट है किसी काम को करने में, अगर वो काम बनेगा या बिगड़ेगा तो इन 4 लोगों की सपोर्ट काम करेगी। अगर इन्होंने कम योगदान दिया तो ये जो पार्ट है ये उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा। अगर इसका योगदान ज़्यादा हो गया तो तब भी क्वालिटी की जो है इक्वल नहीं रहेगी क्वालिटी। तो ये जो सारे के सारे पार्ट मशीन में लगे हुए हैं, इनका योगदान अगर पार्ट को बनाने में है तो इनमें से एक पार्ट ने भी अगर सही से काम अपना नहीं किया, कम या ज़्यादा वैल्यू हो गई, तो पार्ट में डिफेक्ट आएगा। और जब इन पार्ट की वजह से पार्ट में डिफेक्ट आ रहा है तो इन पार्टों की वजह से डिफेक्ट को सही भी किया जा सकता है। समझना तुम बातों को, पार्ट जितने भी पार्ट लगे हैं उनकी वजह से अगर डिफेक्ट आता है तो उनकी वजह से ही पार्ट के डिफेक्ट को सही भी किया जा सकता है। और इसे करने के लिए आप लोगों को पीएलसी पढ़ने से पहले आप लोगों को मशीन के एवरी पार्ट की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अगर किसी पार्ट की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं, उसकी वर्किंग को बढ़ा देते हैं, तो पार्ट में क्या नुकसान होएगा या क्या डिफेक्ट आएगा, ये भी आप लोगों को पहले पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद पीएलसी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। ये मैंने आप लोगों को एक ऐसी जानकारी दे दी, अगर आप लोग इसे दोबारा वीडियो को दोबारा सुनोगे और धीरे धीरे करके सुनोगे बहुत अच्छी तरीके से, साथ साथ नोट्स बनाओगे, तो एक ऐसे नोट्स आप लोगों के बन जाएंगे, ऐसी समझ आप लोगों की डेवलप हो जाएगी कि आप लोग इंटरव्यू में बैठकर लगेगा ही नहीं कि आप लोगों ने चीज़ों को सिर्फ पढ़ा नहीं है, ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने बहुत डीपली जाकर चीज़ों को समझा है। ठीक है, तो ये क्लैंपिंग यूनिट आप लोग यहाँ देख सकते हो, ही बैंड हीटर लगे हुए हैं, स्क्रू लगा हुआ है, हाइड्रोलिक स्क्रू ड्राइव एंड गियरिंग लगी हुई है, होपर यहाँ पर देख सकते हो, बैरल लगा हुआ है, स्टेशनरी प्लेट जिसे फिक्स प्लेट भी बोलते हैं, ये कैविटी हो गई, ये कूलिंग चैनल हो गए, मूविंग प्लेट हो गई, मोल्ड हो गया, रियर प्लेट एन होगी और क्लैंपिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ तक पूछे जा सकते हैं, लेकिन वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपने हमें यहीं पर रोकनी पड़ेगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नॉलेज से परिपूर्ण वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप लोगों की नॉलेज है वो आप लोगों की बढ़ती रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।